अगर नहीं होती तो मेरी तरफ, तो कांट ने कहा कि अब हम आते हैं ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक पर। डायलेक्ट का मतलब जो चीज़ दिखाई दे रहा है उसका उल्टा कहो, नेगेटिव बात का। दो चीज़ें जब तो इस जो हमें दिखाई दे रहा है अपीयरेंस, इसके पीछे ये कहो कि है ज़रूर, लेकिन वो निर्गुण है, निराकार है, कोई रूप नहीं है, कोई सेंसेशन नहीं है उसके अंदर, है ज़रूर वो। अगर नहीं होती तो हमारे पास सेंसेशन कौन भेजता? तो उसने कहा ऐसे 3 आइडिया हैं हमारे पास, जो आइडिया हमें प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास सेंसेशन नहीं भेजते, उनको जानते नहीं। एक है नेचर, एक है सोल, और एक है गॉड। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके माने बिना हम अपने उसको शुरू भी नहीं कर सकते, सेंसेशन कहाँ से आ रहे हैं। तो ये रीज़न का कंपल्शन है हमारे ऊपर, बुद्धि हमारे ऊपर जो है, तर्क बुद्धि कंपेल करती है कि कोई ना कोई चीज़ है ज़रूर, हम जान नहीं सकते उसको। अब कांट वहाँ पर आ रहे हैं जहाँ हमारे वेद कह रहे हैं नेति नेति, नॉट दिस नॉट दैट। कांट कहते हैं ये तो हम कह सकते हैं कि ये फिनोमिना है, नॉट रियलिटी नहीं है। ये चूँकि सेंसेशन भेज रहा है इसलिए प्रपंच है, माया है, ये रियलिटी नहीं है। और रियलिटी क्या है? तो रियलिटी के बारे में कांट ने कह दिया। कांट ने भी कहा, हेगल भी यही कहेगा, हेगेलियन और भी सारे ये कहेंगे कि वाट अपीयर्स, और राधा कृष्णन भी यही कहेंगे, वाट अपीयर्स इज़ नॉट रियल एंड वाट इज़ रियल नीड नॉट अपीयर। उसे अपने आप को शक्ल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो है, बस निराकार है, निर्गुण है, इन्फिनिट है, पता नहीं क्या क्या है वो, लेकिन हमारी नॉलेज में नहीं आ सकता वो, क्योंकि सेंसेशन नहीं आते उससे। तो वो तो मैटर ऑफ फेथ हैं सारे, रीज़न वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। रीज़न की जो 12 कैटेगरी हैं उसमें वो नहीं आते। कांट ने कहा जब मैं उनके बारे में सोचना शुरू करता हूँ तो कंट्राडिक्शन आ जाता है। गॉड वन है या गॉड मैनी है, यूनिटी है या प्लूरलिटी है। अगर वो यूनिटी है तो ये प्लूरलिटी कहाँ से आ गई है? अगर ये प्लूरलिटी गॉड की नहीं है तो फिर ये तो है ही नहीं कुछ भी, ये हमें दिखाई दे रही है, ये तो साफ हमारे पास सेंसेशन फेंक रही है। आप कैसे कह सकते हो कि ये नहीं है? तो उसने कहा जब मैं ये भी कहता हूँ हाँ और ये भी कहता हूँ कि नहीं, तो कंट्राडिक्शन आ जाता है। तो मैं इस कैटेगरी को गॉड पे लागू नहीं कर सकता। इस तरह की बहुत सारी एंटीनॉमी बनाई उसने कि जब गॉड पर हम ये सारी चीज़ें लागू करने की कोशिश करते हैं, या आत्मा पे लागू करने की कोशिश करते हैं, या नेचर पे लागू करने की कोशिश करते हैं, तो हम कंट्राडिक्शन में फंस जाते हैं। और जब कंट्राडिक्शन में आते हैं तो ना तो हम हाँ कह सकते हैं ना कह सकते हैं, मौन हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। अब ऐसे डायलेमा बहुत होते हैं, बहुत सारे लोग तो डायलेमा बनाने में बड़े माहिर होते हैं। साइकोलॉजी में डायलेमा, लॉजिक में बड़े डायलेमा होते हैं। वो डायलेमा में, लॉजिक में क्या करते हैं, एक आदमी खड़ा था, उनको पता नहीं था कि उसके पिताजी भी इसके साथ खड़े हैं, और उन्होंने जाके उससे एकदम कहा, अरे तूने वो सिगरेट पीनी छोड़ दी क्या? अब वो अगर हाँ कहता छोड़ दी, तो इसका बाप कहेगा पहले तू पीता था, तूने अब छोड़ दी। और वो कहता नहीं, तो इसका मतलब अब भी पीता है। तो ऐसे डायलेमा क्रिएट करने वाले लोग जो हैं बड़े क्रिएट करते हैं। तो यहाँ भी कांट कहता है कि जब आप ये रीज़न की कैटेगरी इन 3 चीज़ों पर लगाओगे तो ऐसे डायलेमा पैदा हो जाएंगे, ना हाँ कह सकते हो ना कह सकते हो। इसलिए इनको छोड़ दो, इनको रीज़न से जानने की कोशिश मत करो। इनको किस चीज़ से, कि फेथ, कि कोई ना कोई चीज़ है ज़रूर जो हमारी चीज़ों को, हमें सेंसेशन को फेंक रही है। कोई ना कोई चीज़ है ज़रूर जो ऑर्गेनाइज करती है सारे को। कोई ना कोई ज़रूर जो है जो सारा प्रकृति का लॉ एंड ऑर्डर रखे हुए हैं। तो 3 चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी। तो लेकिन कांट ने कहा कि रीज़न के द्वारा ये संभव नहीं है,
इसलिए रैशनल साइकोलॉजी इज़ इम्पॉसिबल। ह्यूमन साइकोलॉजी को बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते आप। जब हम कल बात कर रहे थे इसकी मैस्लो की, तो मैस्लो ने कहा था कि जानवर में दो चीज़ें होती हैं जो आदमी में दो चीज़ें होती हैं जो किसी जानवर में नहीं होती हैं। एक होती है सोशल इनहिबिशन। तो सोशल इनहिबिशन में क्या होता है कि आदमी अभी दोस्तों के साथ खड़ा खड़ा बड़ी गंदी संदी बातें कर रहा है, गालियाँ वालियाँ दे रहे हैं, और दूर से उसे पिताजी आते हुए दे गए तो एकदम दोस्तों से क्या, इनहिबिशन हो गया, अपने आप को रोकने की शक्ति। ये जानवरों में नहीं होती, ये आदमी में होती है। इसी तरह से फेलिसिटेशन, आदमी डरता है, भयभीत है, कहीं बोल नहीं पाता, लेकिन जब वो दोस्तों के साथ चला जाता है तो वहाँ बोलना क्या, वहाँ तो उल्टी सीधी गंदी सद्दी गालियाँ भी देने लगता है और भी बातें करने लगता है वो। ये फेलिसिटेशन और इनहिबिशन जानवरों में नहीं होती। कोई जानवर ये नहीं होगा कि कुछ गंदा काम कर रहा है और कहते पिताजी आ रहे हैं रुक जाए इसको। तो ये सारी चीज़ें कांट कहता है कि हमें कहीं से ये सारी चीज़ों को देख करके लाना पड़ेगा कि ये रैशनल साइकोलॉजी रीज़न इसको नहीं समझाएगा। ये रीज़न कहेगा कैसे हो जाता है ये कैसे हो जाता है कि एकदम इसको बाप देखते ही इसने बंद कर लिया। अब बुद्धि से नहीं समझ सकते इसको। ये समझोगे कि ये आदमी के अंदर ये ऐसी फैकल्टी मौजूद तो है इनहिबिशन की, लेकिन उसको साइकोलॉजिकल एनालिसिस नहीं कर सकते। अगर साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे तो यूनिवर्सल लॉ बनाना पड़ेगा। ऐसी हालत में ये आदमी इनहिबिशन कर लेता है और ऐसी हालत में फेलिटेशन करता है। कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं बन सकते हैं। बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं जो लेडीज़ के साथ जाते हुए शर्माते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डीजे बज रहा है तो लेडीज़ के साथ नाचने लगते हैं, कहीं और नहीं नाच रहे। तो ये फेलिसिटेशन जो हुआ, ये इसका कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं बन सकता। तो रैशनल साइकोलॉजी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी चूही का भी रैशनल साइकोलॉजी कि भाई वो चूहा क्यों नहीं कूद के गया। तो कोई रैशनल साइकोलॉजी नहीं बन सकती। आप बुद्धि से, तर्क से आदमी के जीवन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आदमी की ह्यूमन साइकोलॉजी को आप लॉजिक के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक आदमी अभी बड़ी खुशी जा रहा है और थोड़ी देर में वो पता लगा कि रेल के नीचे कट गया, तो इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करो, कैसे करोगे? ये तो साइकोलॉजी की फीलिंग कहाँ से आती हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। तो कांट ने पहले तो कहा कि आत्मा में फेथ तो रखो, कोई ना कोई है वो अंदर, नहीं तो इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कौन कर रही है और कौन फेलिसिटेट करता है, कौन इनहिबिट करता है ज़रूर कोई, लेकिन उसको हम लॉजिक के द्वारा नहीं जान सकते। फीलिंग से या फेथ से जान सकते हैं कि कोई चीज़ है। इसी तरह सारी प्रकृति है। इस प्रकृति को तो उनका रैशनल कॉस्मोलॉजी भी संभव नहीं है। आप लॉजिक के द्वारा पेड़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि अभी तो ये पेड़ इधर को जा रहा था, बीच में टेढ़ा कैसे हो गया। तो इसको रीज़न से नहीं कहोगे भाई इस तरह कुछ ही हवा चली होगी तो हो गया, इस तरह नहीं। तो कॉस्मोलॉजी में कौन सी चीज़ें हमें कॉज एंड इफेक्ट में कौन सी चीज़ें हमें दे रही हैं, हम किसको किसके साथ जोड़ेंगे, किसको किसके साथ नहीं जोड़ेंगे, ये सारी चीज़ें रीज़न से नहीं आ सकती। तो नेचर का लॉ जो है उसको भी मानना पड़ेगा कि नेचर है तो सही, लेकिन सारे नेचर के नियम बड़ी लॉजिक से ही होते हैं। अगर आप लॉजिक से सारे देखते तो आज डार्विन ये बता देता कि इतने साल के बाद आदमी जो है वो आदमी से कोई ऊपर की चीज़ बनेगा। 5 लाख साल पहले बंदर आदमी बन गया। अब कितने लाख साल आ गए, या तो ये कहो कि प्रकृति पर्पस ही काम कर रही थी कि सिर्फ जब ह्यूमन, मेरा पर्पस है ह्यूमन पैदा करना, और जो ह्यूमन बीइंग पैदा हो गए तो इवोल्यूशन ख़त्म। और अगर इवोल्यूशन चल रहा है तो लॉजिकली बताओ, कैलकुलेट करके, तो लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते कब तूफान आएगा, कब वैसी कंडीशन आएंगी, इसको नहीं कर सकते। तो कॉस्मोलॉजी को कहीं भी आप नेचर की जो है इसको आप लॉजिक के रीज़न के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन नेचर है
अगर नेचर नहीं है तो हमारे ऊपर ये कौन फेंक रहा है सारे के सारे। तो कांट ने कहा कि रैशनल कॉस्मोलॉजी भी इम्पॉसिबल है। और रिलीजन में जो गॉड को इन्होंने माना है, रिलीजन वालों के गॉड ये है, गॉड वो करता है, कोई यूनिवर्सल लॉ गॉड के बारे में नहीं बनाए जा सकते। ये जो हमारी कैटेगरी है कि 12 जजमेंट होंगे, इनमें से किस जजमेंट में गॉड को बांधोगे? एग्जिस्टेंस में या नॉन एग्जिस्टेंस में, या गॉड दुनिया का कारण है या कारण नहीं है। अगर हम कहते हैं गॉड दुनिया का कारण है तो इसका मतलब हम गॉड को चेन में, कॉज एंड इफेक्ट की चेन में बांध रहे हैं। और हम कहेंगे गॉड बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी बंधन में नहीं आता, तो फिर दुनिया को किसने पैदा किया? तो रीज़न हमारा गॉड को समझने की कोशिश करता है। इसके लिए हमारे तो हम तो बहुत शेर कह चुके हैं। इसमें इन्होंने कहा कि सदियों फिलासफे की चुना वो चुनी रही, लेकिन खुदा की बात जहाँ थी वहीं रही। रीज़न से आप गॉड को नहीं समझ सकते, अक्ल जो है वो आप गॉड को नहीं समझ सकते। फेथ से गॉड को समझा जा सकता है। आप ये फेथ रखोगे कोई दुनिया को ऑर्गेनाइज करने वाला है, कोई शक्ति जो सारी चीज़ों को इतना ऑर्गेनाइज कर रही है, वो कोई ना कोई सारी चीज़ जो उसको मेंटेन कर रही है सारी, कोई ना कोई शक्ति है ज़रूर। लेकिन वो शक्ति अपीयर कब हो? जब वो हमारे अंदर सेंसेशन भेजे। अब सेंसेशन उसमें है ही नहीं। जब तक सेंसेशन नहीं आएंगे, डेटा नहीं आएगा, नॉलेज नहीं हो सकती, तो गॉड की नॉलेज संभव नहीं है। जो लोग गॉड को स्कैन करने की कोशिश कर रहे हैं वो व्यर्थ का अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो इसका कोई, भगवान बुद्ध ने तो यही कहा था, ये अव्याकृत प्रश्न है। अव्याकृत का मतलब है जिसका उत्तर ना आज तक दिया जा सका है और ना आगे दिया जा सकेगा। ऐसे उन्होंने 7-8 प्रश्न बताए। तो ये गॉड का प्रश्न जो है अव्याकृत है। अब तक इस प्रॉब्लम को कोई सॉल्व नहीं कर सका, गॉड की प्रॉब्लम को, और आगे भी कोई सॉल्व नहीं कर सकेगा। तो फेथ में क्या होगा? जिसमें आपका फेथ है, आपको गॉड के 4 हाथ हैं तो 4 ही हाथ हैं, आपको गॉड के 20 हाथ हैं तो 20 ही हाथ हैं। क्योंकि ना हमारी बात ठीक ना आपकी बात, कोई सेंसेशन तो आ नहीं रहा, लेकिन एक शक्ति ऐसी है जो इस चीज़ को चला रही है सारा इसको, इसलिए गॉड है ज़रूर। तो 3 आइडियाज़ जो हैं ये केवल आइडियाज़ हैं। अब जिन्होंने गॉड को प्रूव करने की कोशिश की, वैसे तो 4 आर्गूमेंट दिए लोगों ने, लेकिन 3 आर्गूमेंट बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। सेंट एंसेलम में वही दिया, डेकार्टे ने वही दिया आर्गूमेंट, लेबनिज़ ने वही आर्गूमेंट दिया। वो कहते हैं 3 आर्गूमेंट जो हैं, कांट कहता है तीनों ही आर्गूमेंट रीज़न से तो नहीं करते। पहला आर्गूमेंट उन्होंने दिया ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट। हर आदमी जो है जब वो पैदा होता है, जिस दिन जन्म लेता है, उसके मन में एक आइडिया होता है कि समथिंग बिग इज़ देयर, कोई महान चीज़ है। वो महान में अपने बाप को सबसे बड़ा समझता है, तो समझता है बाप ही गॉड है। गॉड माने बिग। ये वृत्ति आदमी के मन में है पैदा से। जो चीज़ बिग है उसी को वो गॉड समझता है। अब वो ज़रा और बड़ा हुआ तो समझ गई मेरे फादर से भी बड़े बड़े हैं, एमएलए बड़ा है, एमपी बड़ा है। उसने कहा कोई, तो उसने कहा कि ये देश जो है यही गॉड है, तो उसने देश को गॉड मान लिया। अब उससे और भी ज़्यादा वो उन्होंने कहा नहीं, इस देश के ऐसे दुनिया में हज़ारों देश हैं, उन सब देशों को संभाल रहा है, तो कोई और ऐसी शक्ति है जो इन सब देश से परे हो। लेकिन ये विचार आदमी के अंदर हर एक में है, यूनिवर्सल विचार है। तो ये कहते हैं कि यूनिवर्सल विचार किसी टेम्पररी चीज़ से जो यूनिवर्सल नहीं है, शॉर्ट टाइम और शॉर्ट स्पेस के अंदर जो चीज़ें हैं वो कभी भी यूनिवर्सल आइडिया को जन्म नहीं दे सकती। इसका मतलब कोई शक्ति जो इन्फिनिट है, वो एग्जिस्ट कर रही है, उसकी वजह से ये आइडिया हमारे मन में आ गया है। कांट कहता है ये आधार है, सारे जितने भी और आर्गूमेंट हैं उनका भी यही आधार है। तो कहते हैं इस आधार को मैं इसलिए मानता हूँ कि एक तो जो एग्जिस्टेंस का शब्द है वो कहाँ लगाया जा सकता है, कहाँ नहीं लगाया जा सकता, ये लूज
एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड एग्जिस्टेंस, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। तो कहता है एक आदमी बहुत नास्तिक था, बिल्कुल गॉड के खिलाफ बोलता था, गॉड अगर दिखाई दे गया तो गोली मार दूंगा, गॉड है ही नहीं, गॉड नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो कहते मैंने उसको कहा कि गॉड इज़ एग्जिस्टिंग, गॉड एग्जिस्ट। कहने लगा प्रोफेसर साहब आप झूठ बोल करके लोगों को, कहाँ है गॉड? मैंने कहा कि गो सी कोलन्स डिक्शनरी ऑन पेज नंबर 136, GOD, गॉड इज एग्जिस्टिंग देयर। तो कहते वो आदमी चकरा गया। लेकिन फिर मैंने उसको कहा कि ये एग्जिस्टेंस का शब्द जो है ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। हम ये कहेंगे कि वर्ड गॉड, वर्ड GOD, दे आर एग्जिस्टिंग इन द डिक्शनरी, लेकिन गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये जो आइडिया बनाया डिक्शनरी ने, ये तो कोई चीज़ नॉन एग्जिस्टेंस हो उसका भी आइडिया बना सकती है। डिक्शनरी में यूनिकॉर्न का शब्द लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि ट्रेडिशनल लोग ये मानते हैं कि एक जानवर ऐसा है उसके एक सींग पर दुनिया खड़ी हुई है। दिस आइडिया हर एक डिक्शनरी में मिल जाएगा, यूनिकॉर्न। लेकिन तुम कहोगे चूँकि यूनिकॉर्न का आइडिया एग्जिस्ट करता है, कोई ऐसी चीज़ जो ज़मीन को उठा ले हमारे अंदर तो हो नहीं सकती, इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिकॉर्न एग्जिस्ट कर रहा है। तो कहते इस किसी आइडिया से या कोई डिक्शनरी में शब्द से और उस वस्तु की एग्जिस्टेंस निकालना ये गलत है। फिर उसने कहा इसी तरह से मैं आइडिया कर रहा हूँ, कहते इस वक्त मैं बैठा हुआ आइडिया कर रहा हूँ कि $10 जो है मेरी जेब में पड़े हुए हैं। अब मैं कह रहा हूँ जब तक $10 एग्जिस्ट ना करते हों ये आइडिया कहाँ से आ गया? तो कहते हैं मैं जेब में डाला, वहाँ $1 का एक पैनी भी नहीं थी। तो कहते हैं कि आइडिया जो हैं वो इमेजिनेशन से भी बन सकते हैं, इधर उधर की चीज़ें जोड़ जाड़ के भी आइडिया बन सकते हैं। आइडिया का मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है कि जो आइडिया यूनिवर्सल है वो ज़रूर कोई यूनिवर्सल चीज़ एग्जिस्ट कर रही होगी। वो तो ऐसे ही है कि GOD, गॉड इज़ ए वर्ड दैट एग्जिस्ट ऑन पेज नंबर सो एंड सो, नॉट गॉड कोई सब वस्तु नहीं है। तो उसने कहा कि ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट पे ही सारे ज़्यादातर आर्गूमेंट इसी पे खड़े हुए हैं। फिर उसने कहा, उसके बाद लोगों ने कहा कॉजल रिलेशन। उन्होंने आदमी को देखा, ह्यूमन बीइंग को, कि ह्यूमन बीइंग जो है मिट्टी का घड़ा बनाता है, चीनी के प्याले बनाता है, लकड़ी का तो सोफ़ा बनाता है सबका, तो इस दुनिया को भी किसी ने बनाया होगा, इस टोटलिटी को भी बनाने वाला कोई होगा। तो कहने लगे यहाँ भी वही गड़बड़ है। पर्टिकुलर चीज़ों को बनाने वाला आदमी जो है उसको हमने सेंसेशन भी देखा है, बनाते हुए देखा है, और इसलिए हमने कहा कि ये घड़ी आदमी ने बनाई है। अगर हम बनाते हुए ना देखते कहीं तो हम ये कहते कि घड़ी इस कौसा सुई अपने आप बन गई है, और कौसा सुई है तो हम उसी को गॉड मान लेते। लेकिन हमने देख लिया। लेकिन इन दी केस ऑफ गॉड किसी ने आज तक ये नहीं देखा कि गॉड ने दुनिया बनाई है, कहीं वो मैटर लेके दुनिया बना रहा हो। तो कहते हैं हमने कॉजलिटी इम्पोज कर दी है गॉड के ऊपर। गॉड कैसा कॉज है आज तक ये भी नहीं बता सके। 4 कॉज बताए एरिस्टोटल ने, फॉर्मल कॉज, मटेरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज, फाइनल कॉज। और कहते हैं आज तक ये कंट्रोवर्सी सॉल्व नहीं हो सकी गॉड पे मटेरियल कॉज है, यानी गॉड अगर मटेरियल कॉज है तो थॉट में से मैटर कभी पैदा नहीं हो सकता। इसका मतलब गॉड भी मैटर ही है, मैटर में से मैटर पैदा हो सकता है। और जब गॉड को हम मैटर मांग रहे हैं तो यही मान लो कि गॉड ये मैटर ही कॉसास हुई है, अनकॉज कॉजेशन है। अगर गॉड को भी हम मैटर मान रहे हैं तो इसका मतलब मैटर को क्रिएट करने वाला कोई और होना चाहिए, फिर उसको क्रिएट करने वाला। और अगर हम कहते हैं कि गॉड मैटर नहीं है तो नॉन मैटर्स में से मैटर कैसे पैदा हो गया? ये वही कंट्रोवर्सी आ जाएगी जिसको कांट ने कहा था कि डायलेमा आ गया ये तो सारा का सारा। तो इसलिए ये कॉजल आर्गूमेंट भी रीजन बुद्धि इसको नहीं मानती।
अब एक आर्गूमेंट और दे दिया उन्होंने, वो कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट। ये दुनिया के अंदर सारी चीज़ें हैं, ये बड़ी लॉ और सब चीज़ों के हिसाब से चल रही हैं। ये कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट, इसका मतलब कोई है। इसका खंडन कांट ने किया अपने क्रिटिक ऑफ जजमेंट में, जहाँ उसने ब्यूटी के बारे में कुछ बात की। उसने कहा कि ये जो ऑर्डर है सारी दुनिया के अंदर, ये अलग, पहले भी हम इस पर विचार कर चुके, कांट ने कहा था कि अलग अलग ऑर्डर हैं। जो ऑर्डर घास और पेड़ इन पर लागू होता है वो जानवरों पर लागू नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको घास जो है बर्दाश्त कर लेती है, और जानवर अगर उसी चीज़ को खा ले तो मर जाएगा। बहुत सारी घास ऐसी होती हैं जिनको जानवर खा ले तो मर जाएगा, लेकिन घास जो है सारे जहर को अपने अंदर। तो उसने कहा लॉ जो है एक से नहीं है। इसी तरह से जो जानवरों के लॉ हैं, बिल्ली है छपकली को खा लेती है, और हम अगर छपकली को खा लें तो तुरंत ही मौत हो जाएगी। तो ह्यूमन लाइफ के लॉ जो हैं, मानव जो कर रहा है, और भी बहुत सारे लॉ हैं कि मानव के लॉ अलग हैं, पशुओं के लॉ अलग हैं, वनस्पति के लॉ अलग हैं, उसमें भी और छोटे और हो सकते हैं। तो इसका मतलब हमें ये मानना पड़ेगा कि 3 गॉड हैं, 3 तरह के बनाए। वनस्पति का गॉड और तरह के नियम बना रहा है, जानवरों का गॉड और तरह के नियम बना। अगर कोई यूनिवर्सल गॉड होता तो सबके नियम एक से होते। तो कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट को भी उसने क्रिटिसाइज़ करके उसने कहा कि गॉड की एग्जिस्टेंस के लिए कोई प्रूफ नहीं दिया जा सकता। जितने प्रूफ लोगों ने दिए हैं सब बिल्कुल झूठे, गलत हैं। सब रीज़न से जब टेस्ट करते हैं तो सब टूट जाते हैं। जो मेलबर्न से वगैरह ये तो कहते हैं कि मैटर का बनाने वाला कोई नहीं, मैटर तो शुरू से था और आज तक है। और वो कहते हैं इसको कंट्राडिक्शन करने के लिए आप ये लाते हो कि अनकॉज कॉजेशन नहीं हो सकता, तो फिर गॉड को किसने कॉज किया? और अगर गॉड अनकॉज हो सकता है तो मैटर भी अनकॉज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आदमी को कंट्रोवर्सी में फंसाने वाली हैं। इसलिए ये तीनों आइडिया जो हैं, जो 3 आइडिया उसने कहा, सोल का आइडिया, नेचर का आइडिया और गॉड का आइडिया, ये ऐसे हैं जिनको रीजन के द्वारा नहीं समझे जा सकते। इसलिए रैशनल थियोलॉजी भी, रीजन के हिसाब से आप गॉड के बारे में कोई नियम नहीं बना सकते। कोई रिलीजन वाले भी गॉड के बारे में आर्गूमेंट वगैरह देते रहें चाहे कितने भी, लेकिन असली चीज़ फेथ है।